नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश गोपाल गौतम और आप देख रहे हो ऑनलाइन हिंदी क्लासेस। आज मैं आपके लिए कक्षा 12 सृजन का ऊषा कविता पाठ लेकर आया हूं, जिसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। आइए मित्रों, देखते हैं। सबसे पहले हम ऊषा कविता के लेखक का कवि परिचय। ध्यान रहे, आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि एक प्रश्न कवि परिचय का भी आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है शमशेर बहादुर का कवि परिचय। देखते हैं। शमशेर बहादुर का जन्म 1911, मृत्यु हुई 1993। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चिर वियोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ, मगर 6 वर्ष बाद साथ निभाकर जो पत्नी थी वो टीवी से चल बसी। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को कभी दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार बनाया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी शिल्प विधा का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। अब चर्चा करते हैं हम उनकी प्रमुख रचनाओं की। जब हम कवि परिचय की बात करते हैं तो कवि परिचय में लेखक का जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान और 1-2 बातें उनके जीवन से संबंधित। उसके बाद मूल रूप में किस प्रकार का साहित्य वो लिखते हैं, जैसे ये प्रगतिशील कवि की वैचारिकता और प्रयोगशील कवि रहे हैं शमशेर बहादुर, इस बात को आपको उल्लेखित करना है। अब हम इनकी देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। रचनाओं में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। इनकी ये प्रमुख कविताएं रही हैं। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। ये बातें आपको लिखनी हैं कवि परिचय में। एक बार फिर दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। जन्म हुआ 1911, मृत्यु हुई 1993। देहरादून में इनका जन्म हुआ। 8-9 वर्ष में ही माँ से वियोग हो गया इनका। 18 वर्ष की उम्र में शादी हुई। 6 वर्ष बाद पत्नी स्वर्गवासी हो गई। और प्रगतिशील कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। प्रगतिशील कवि की जो वैचारिकता है उनके मन में है। प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा है इनके अंदर। और प्रमुख रचनाओं की जब हम बात करते हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ, इतने पास अपने, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी, और उर्दू हिंदी कोश का संपादन इन्होंने किया। ये तो थी इनकी प्रमुख बातें जो आपको कवि परिचय में लिखनी है। अब हम चलते हैं ऊषा कविता में इन्होंने किसका वर्णन किया है और क्या बताना चाहा है। तो प्रस्तुत जो कविता है, इस प्रस्तुत कविता में ऊषा भोर के समय होने वाले, ऊषा भोर के समय यानी सुबह के समय में होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र यहाँ इन्होंने किया है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर, इन्होंने ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी इनकी उपमान लिए हैं वो सारे उपमान घरेलू हैं, घरेलू बिंब हैं। घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर और जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। ये बात आप जब विशेष लिखेंगे उसमें भी हम लिख सकते हैं कि भाषा, बिंब और लय तीनों का बहुत अच्छा संयोग इसमें है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश के जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लीपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चौक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं जो हमारे घर में मिल जाते हैं, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। ये प्रस्तुत कविता में जो है उसका पाठ परिचय था। चलते हैं हम ऊषा कविता की ओर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें प्रमुख जो कठिन शब्द हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। प्रातः मीन्स सुबह, नभ मीन्स आकाश, नीला मीन्स नीले रंग का, काले रंग का, शंख जैसा, भोर का नभ, सुबह का, नभ मीन्स आकाश, राख से लीपा हुआ चौका, चौका बोलते हैं जो हम खाना बनाते हैं उसके आसपास जो क्षेत्र होता है उसको चौका बोलते हैं।
बहुत काली सिल, सिल बोले तो एक पत्थर की बड़ी चट्टान होती है। लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया, खड़िया एक हमारी ग्रामीण भाषा में हम उसको खड़ी भी बोलते हैं, बाकी सफ़ेद रंग की एक मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, खड़िया, और उससे बनी हुई चाक, खड़िया चाक। अब हम चर्चा करते हैं इसके अनुवाद की। कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक तो मल दी हो किसी ने। यहाँ तक ये प्रथम इसका भाग है। अब हम इसका करते हैं अनुवाद। अनुवाद करने से पहले हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में हम इसमें लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ऊषा कविता से उद्धृत है, लिया गया है। इसमें कवि ने ऊषा काल का अतीव मनोरम एवं सुंदर वर्णन किया है। अब हम चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या में हम देखेंगे, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। कवि शमशेर बहादुर भोर का, प्रातः का जो सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रातःकालीन का जो वातावरण है उसका चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि प्रातःकाल होते ही प्रातःकाल का जो नभ है आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया है। अर्थात शंख की तरह, शंख देखिए नीला होता है, हल्का नीला कलर होता है, बिल्कुल स्वच्छ होता है, निर्मल होता है और बहुत ही सुंदर होता है, मनोरम होता है। उसी प्रकार से सुबह का जो आकाश है, प्रातः का जो नभ है, बहुत नीला शंख की जैसे सुंदर, पवित्र, हल्के नीले रंग का हो गया है। क्या हो गया है? भोर का नभ, सुबह का जो आकाश है वो शंख की जैसे नीला, निर्मल और मनोरम बन गया है। फिर जैसे ही भोर, ये तो था प्रात का नभ, जैसे ही भोर का नभ, जैसे ही भोर हुई, भोर उस समय को हम कहते हैं जब हल्का हल्का सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है, उस काल को हम कहते हैं भोर। तो जैसे ही भोर हुई तो भोर का जो नभ है उसमें परिवर्तन आता है। और क्या परिवर्तन आता है? राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और भोर का जो नभ है वो ऐसा लग रहा है जैसे राख से लीपा हुआ चौका हो जो हल्का गीला होता है, जैसे अभी अभी ताज़ा ताज़ा लिपाई की हो राख से, जो राख भी मटमैले कलर की होती है और उसमें अभी हल्का गीलापन है। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जैसे ही भोर हुई तो आकाश में हल्की सी लाली बिखर गई और आसमान के वातावरण में भी नमी दिखाई देती है। जैसे ही सूर्य उदय की जब स्थिति आती है तो आकाश में विशेष परिवर्तन होते हैं। कवि कहता है कि उस समय आकाश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। यहाँ जैसे ही भोर का जो समय हुआ तो कुछ क्षणों के बाद ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण आकाश का जो रंग था वो हल्का काला हो गया हो, मानो कोई काले रंग की शिला हो और उसको लाल केसर से धोया हुआ हो। यहाँ इन दोनों पंक्तियों से तात्पर्य है कि जैसे ही भोर होती है तो उसमें हल्का सा परिवर्तन होता है और वो जो हल्का नीला कलर है वो काले काले रंग में बदल जाता है, मानो कोई काले रंग की शिला हो। और सूर्योदय होने से पूर्व लाल रंग आकाश में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो ऐसा लग रहा है जैसे लाल केसर से उस शिला को धो दिया गया हो। और कैसा लगता है वो कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी हो किसी ने। स्लेट पर या लाल, जो काली नीली स्लेट है उस पर मानो किसी ने लाल रंग की खड़िया चौक मल्दी हो। इस प्रकार का आकाश का जो सौंदर्य है वो दिखाई देता है। अर्थात भोर होने पर, यहां लेखक कहना चाह रहा है, अर्थात भोर होने पर अंधेरे से जो आवृत आकाश, अंधेरे से जो आवृत आकाश है वो काली सिल तथा स्लेट के समान, काली सिल तथा
स्लेट के समान उस पर लाल रंग की खड़िया चाक मल दी हो। इसका तात्पर्य है कि स्लेट के समान लगने लगा, उस पर सूर्य की जैसे ही लाल किरणें, हल्की हल्की लालिमा उसके ऊपर आई, वो लाल किरणें लाल केसर हैं एवं लाल खड़िया चाक के समान उनको बताया है, जबकि आकाश को काली सिल और स्लेट के समान बताया है। इसमें से छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसके विशेष की। विशेष में हम क्या लिखेंगे? विशेष में हम लिखेंगे प्रयोगवादी कवियों की तरह सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें नए उपमानों का प्रयोग है। जो प्रयोगवादी कवि हैं उनकी खास बात है नए उपमानों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद नए उपमान कैसे? जो हमारे आसपास के परिवेश में हैं उनको नए उपमान कहा है, जैसे नीला शंख है, लिपा हुआ चौका है, ये नए उपमान है। दूसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं कि प्रातःकालीन जो परिवेश है, जो वातावरण है, उसका चित्रण किया है और उत्प्रेक्ष अलंकार का इसमें विशेषकर प्रयोग हुआ है। भाषा सहज है, सरल है, जिसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलते हैं अगले पद की ओर। इसमें अगला पद है, अब जो अगले पद की जो पोजीशन है, स्थिति है, उसमें यह बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने पर नीला जो आकाश है, उस नीले रंग के आकाश में जो सूर्य की किरणें हैं वो हल्की सफ़ेद हो जाती है। अब हल्की सफ़ेद हो जाती है तो उसको भी यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए लेखक ने कहा है। इसमें भी हम व्याख्या में लिखेंगे कि पृथुक, सबसे पहले हम प्रसंग कर लेते हैं इसका। यह अवतरण कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित ऊषा कविता से उद्धृत है। इसमें प्रातःकालीन मनोरम आकाश और सूर्योदय का वर्णन है। यहाँ जो स्थिति है वो पहले भोर का समय था, प्रातःकाल का नभ था। अब इस दूसरे पद में उन्होंने सूर्योदय का वर्णन किया है। अब यहाँ हम कहते हैं कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और ... कर दिया, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी कि सूर्योदय का जो दृश्य है उसका वर्णन है इसमें। अब हम इसकी व्याख्या में देखते हैं। सबसे पहले कभी सूर्योदय से पहले आकाश में जो हर क्षण क्षण जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों की जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उस वातावरण का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि प्रातः जब नीले वर्ण के आकाश में, प्रातः जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य का प्रकाश, जिसकी श्वेत आभा दिखाई देती है, जैसे ही सूर्योदय होता है तो नीले रंग के आकाश में किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जो सूर्य की हल्के श्वेत रंग की जो किरणें हैं, जो प्रकाश है, वो उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है मानो नीले जल में किसी की गोरे रंग की, हल्के पीले रंग की झिलमिल जो देह है, शरीर है, वो जैसे हिल रहा हो। यानी कि सुबह का जो समय है उसमें नीले आकाश में सूर्य की किरणें जैसे ही श्वेत रंग की जो हल्की हल्की किरणें वो बाहर की ओर आ रही हैं, वो ऐसे लग रही है मानो किसी नायिका की, उषा की गोरे रंग की सुंदर देह हो जो हिलती हुई प्रतीत हो रही हो। इसके बाद हम बात करते हैं और रिक्त स्थान का प्रयोग यहाँ कर दिया, अर्थात प्रातःकालीन की जो नमी और मंद हवा के कारण सूर्य की जो किरणें हिलती हुई लग रही है, वो श्वेत बिंब भी हिलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। और कुछ समय बाद सूर्योदय होता है और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कुछ क्षण के बाद ही सूर्य उदित हो जाता है। तब उषा काल के पल पल बदलते जो सौंदर्य है, प्राकृतिक परिवेश है, उसका जो चमत्कारिक सौंदर्य है, उसको हमने क्या कहा है? यहाँ जादू कहा है। उषा का जादू क्या है? जो पल पल क्षण क्षण जो सौंदर्य बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसका जो सौंदर्य है उसको उषा का जादू कहा है। और वो जादू सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्योदय होते ही उषा काल का रंगीन सुरम्य वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है। इसके विशेष में हम लिखेंगे उषाकालीन सूर्य के अरुण बिंब का तथा निर्मल आकाश का चित्रण है और मानवीकरण किया है। यहाँ देखिए प्रकृति के जो उपादान हैं उनके द्वारा जब मानव जैसी गतिविधि करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ होता है कौन सा अलंकार? मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा सहज है, सरल है। ये तो हुई आपकी व्याख्याएं। अब हम चर्चा करते हैं इसके प्रमुख जो
प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ऊषा कविता में है। क्या है ऊषा कविता में? सूर्योदय का वर्णन, सूर्यास्त का वर्णन, बादलों का शब्दचित्र, सवेरे की लालिमा का वर्णन। इसका सही आंसर होगा सवेरे की लालिमा का वर्णन। जादू टूटता है ऊषा का में जादू का क्या तात्पर्य है? जादू से क्या तात्पर्य है? जो आकर्षण है सुबह सुबह का, उसको हमने क्या कहा है? जादू कहा है। अब प्रश्न है अतिलघु उत्तरात्मक, भोर का आकाश किसके समान नीला था? तो किसके समान नीला था? इसका सही आंसर होगा शंख के समान नीला था। किसके समान नीला था? शंख के समान नीला था। कवि ने नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? भोर के समय में जब नभ में कुछ धुंधलापन और कुछ हल्का प्रकाश मिलने पर राख जैसा रंग उभर जाने के कारण तथा कुछ नमी रहने से कवि ने उसे राख से लीपा हुआ चौका बताया है। ऊषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? ऊषा काल में जादू टूटने का मतलब है ऊषा काल में जो प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशेष आकर्षण होता है वह सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाता है और इस प्रक्रिया को ही जादू टूटने का तात्पर्य कहा गया है। आगे बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न। लाल केसर तथा लाल खड़िया चाक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो ऊषा काल में जब धुंधले आसमान में सूर्य की हल्दी हल्दी लाल किरणें, हल्की हल्की लाल किरणें फैलने लगती है, तो उसके लिए कवि ने लाल केसर का फैलना और कुछ क्षण बाद आकाश का जो रंग है वो राख के रंग के जैसा लगता है, तब सूर्य की लाल किरणें कुछ अधिक उभरने लगती है। इसी दृश्य के लिए कवि ने लाल खड़िया चौक का प्रयोग किया है। ऊषा कविता हमें, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से समझें आप। ऊषा कविता हमें क्या संदेश देना चाहती है? ऊषा कविता में कवि ने संदेश दिया है कि प्रातःकाल प्राकृतिक परिवेश में जिस तरह गतिशीलता और जीवंतता आती है, देखिए प्राकृतिक जो परिवेश है वो बदलता हुआ लिखता है हर क्षण क्षण, तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को गतिशील और जीवंत बनाए रखना चाहिए। ये हमें प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए। ऊषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं क्या है? इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो उपमान लिए हैं वो परंपरा से हटकर लिए हैं। हमारे आसपास के घरेलू जो बिंब है उन सब का इन्होंने प्रयोग इसमें किया है। रूपक और उपमा के द्वारा ऊषा काल के आकाश एवं चारों ओर के आकर्षक दृश्य का बिंब सुंदर शब्द चित्रों से घेरा है। भाषा शैली सरल है, सुबोध है और बिंबों का बहुत ही सुंदर यहाँ प्रयोग किया है और भावानुरूप ये कविता है। अब हम चर्चा करते हैं अंतिम, इसका प्रश्न है निबंधात्मक। शमशेर बहादुर सिंह की ऊषा कविता का प्राकृतिक सौंदर्य अपने शब्दों में कीजिए। तो जो प्रातःकालीन प्रकृति है उसका मनोरम चित्रण किया है और सारा परिवेश जब अंधकार में डूबा रहता है तब सबसे पहले पूर्व दिशा से हल्का हल्का उजाला होता है और ऊषा की जो अरुण किरणें हैं हल्के लाल रंग की वो अपनी आभा बिखेरती है, अंधेरा कम होने लगता है, कुछ क्षण बाद में स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगता है और सूर्य का श्वेत बिंब उभरता है, सूर्योदय होता है, सारे पेड़ पौधे परिवेश आलोकित हो जाते हैं और धरती पर नई चेतना की जागृति हो जाती है, नई चेतना संचार हो जाती है। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में हमेशा गतिशीलता लानी चाहिए। ये इसका निबंधात्मक प्रश्न था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपको मिल सकें। और आज का जो प्रश्न है, आज का प्रश्न है शमशेर बहादुर का जन्म एवं मृत्यु कब हुई? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में लिख करके देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।